कहा जाता है एक शिक्षक एक विद्यार्थी का जीवन बदल देता है, लेकिन एक प्रिंसिपल की दूरदर्शिता इतनी सक्षम होती है कि एक जनरेशन को भी बदलने में पूरी तरह से सक्षम है। जी हाँ, मैं दीपाली वासवानी माइंड ओवर मैटर पॉडकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मेरे बीच एक ऐसे शिक्षाविद, एक ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने अपने प्रिंसिपल कार्यकाल में हजारों बच्चों की जीवन पे एक ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। स्टिल अभी भी एक प्रिंसिपल के रूप में वो काम कर रही हैं और एज ए एजुकेशनिस्ट उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय काम किए हैं। तो आज मैं रूबरू करवाती हूँ डॉक्टर रीना पाठक, जो जयपुरिया गोयल कैंपस, सेठ MR जयपुरिया गोयल कैंपस में एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हैं। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार मैम। पहले हमारे कई दर्शक आपको जानते भी होंगे, लेकिन कई दर्शक आपकी जो एक एज ए प्रिंसिपल की जो जर्नी है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो मैम प्लीज थोड़ा अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में बताइए। अच्छा, थैंक यू दीपाली जी। मेरी जर्नी was full of experiences। अगर मैं बोलूँ तो अब मेरे 36 years हो गए हैं इस एजुकेशनल फील्ड में। एंड प्रिंसिपल तो मैं 2002 में बनी थी जी। प्रिंसिपल बाय चांस बनी थी। दैट्स द ट्रूथ, बिकॉज एक भारतीय विद्या भवन खुल रहा था गोरखपुर में, तब मैं थी पोस्टेड उस समय। और मैं टीचर के इंटरव्यू के लिए गई थी, लेकिन मेरे फ्रेंड ने कहा कि यहाँ पे 600 कैंडिडेट्स आए हैं प्रिंसिपल के लिए भी। एंड मुझे उतना कॉन्फिडेंस अपने में नहीं था, लेकिन मेरे फ्रेंड को उस मेरे में पूरी कॉन्फिडेंस थी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं डालोगे, तभी भी मैं थोड़ा सा, वो मुझे फ्रेंड, शी इज यंगर टू मी, Aparna, her name was Aparna, but she said that I'll put your CV and you will be called। और दे कॉल्ड मी और हमारी इंटरव्यू हुई। एंड उस दिन से फिर मैं प्रिंसिपल 2002 से प्रिंसिपल के रूप में मैं कार्यरत रही। और फिर CBSE कोऑर्डिनेटर भी बनी गोरखपुर में, और फाउंडर प्रिंसिपल टू 4 डिफरेंट स्कूल्स। और अभी प्रेजेंटली, जैसे आपने बताया, सेठ MR जयपुरिया स्कूल गोयल कैंपस में मैं फाउंडर प्रिंसिपल हूँ 2016 से। ओके। एक ऐसी यात्रा, एक ऐसी जर्नी जो अचानक से स्टार्ट हुई, तो ये एक महज संयोग कहिए, या हो सकता है कि एजुकेशन में, एजुकेशन क्षेत्र में आपकी बहुत ज़रूरत थी, तभी आप एक प्रिंसिपल बनी। मैम, एज ए प्रिंसिपल आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या समझते हैं? प्रिंसिपल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उनकी विजन। और लोग यूजुअली कंफ्यूज रहते हैं विजन और मिशन से जी। और विजन वो होता है दैट इज व्हाट यू विल बी आफ्टर सम इयर्स, दैट इज व्हाट यू वांट टू अचीव, एंड मिशन इज द हाउ। हम ये क्या क्या करें कि हमें वो विजन एक्चुअली हम अक्वायर कर पाए। तो बिकॉज बेसिकली फ्रॉम माई चाइल्डहुड, व्हेन चिल्ड्रन, बच्चे जब खेलते हैं, घर घर खेलते हैं या डॉक्टर खेलते हैं, मैं टीचर खेलती थी। और चाइल्डहुड ड्रीम थी टू बी अ टीचर। सो प्रिंसिपल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शुड बी अ वेरी गुड टीचर, बिकॉज टीचर की कुछ क्वालिटीज ऐसे होते हैं कि टीचर बहुत ही पेशेंट लिसनर होती है, ऑब्जर्वर होती है, एंड टीचर को अपनी नॉलेज की भी बहुत स्ट्रेंथ होती है, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होता है। A principal has to have all these qualities, because if a principal एक अच्छी listener नहीं है या ऑब्जर्वेंट नहीं है, तो प्रिंसिपल से बहुत गलतियां भी हो सकती हैं। तो कोशिश यही करना चाहिए कि हमें
चीजों को देखें, उनको परखें और फिर उसको उस पे विचार करें। बिकॉज मेरे पापा ने भी ये कहा था, हमेशा हमें ये सिखाया था कि यू शुड ऑलवेज कलेक्ट फैक्ट, अप्लाई टैक्ट एंड देन एक्ट। राइट। तो ये हमारा एक्चुअली विजन है जो हम अप्लाई करते हैं, एंड आई हैव बीन सक्सेसफुल, समटाइम्स मे बी अ लिटिल स्लो बट समटाइम्स इन द करेक्ट स्पीड। जी, थैंक यू। 2002 से लेकर 2026, 24 साल का इतना बड़ा सफर, वो भी एक प्रिंसिपल के रूप में, एक एजुकेशनिस्ट के रूप में, तो मैम क्या चेंजेस आए हैं तब से लेके अब तक? बहुत चेंजेस आए हैं। फ्रॉम चॉक टॉक अब जो है इट इज चाइल्ड ओरिएंटेड क्लासरूम्स हैं। टीचर्स में भी बहुत बदलाव आए हैं। हम लोग जैसे अपने टीचर्स को आइडल वर्शिप करते थे क्योंकि उनमें वो ज्ञान के पूरे सरोवर होते थे। आज के टीचर्स भी ज्ञान के सरोवर हैं, लेकिन उनके पास तकनीकी सुविधाएं बहुत हैं। हमारे प्रीवियसली जो भी मेथड्स थे ट्रेडिशनल मेथड्स थे, इट वाज मोर ऑन रोट मेमोरी, मेमोराइजेशन पे काम था। बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं था। हम KSA की बातें करते थे पहले, नॉलेज, स्किल एंड देन एटीट्यूड। लेकिन आफ्टर NEP हम आस्क की बातें कर रहे हैं, दैट इज एटीट्यूड, स्किल देन नॉलेज। ये अगर बच्चे की एटीट्यूड अच्छी है तो वो स्किल्स जरूर डेवलप करेगा, और अगर उसमें स्किल्स है तो ऑब्वियसली उसको नॉलेज अपने आप हासिल हो जाएगी। बहुत सही। मैम एक बात बताइए, हम बात करते हैं लीडरशिप की, यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप, और इतने माइंडसेट, पेरेंट्स, टीचर्स, उन सब के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ही टफ काम है, तो वो कैसे मैनेज करती हैं आप? उसको मैनेज करने के लिए जो हमने पहले भी बोला, आपको सुनना पड़ेगा। आप बहुत ही पेशेंटली आपको चीजों को सुनना है, उनको समझना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल है, जो भी व्यक्ति है, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो, हर कोई सोचता है कि मेरे तरफ का मुद्दा ही सही है। लेकिन उसमें सामंजस्य बैठाने के लिए हमें उन चीजों को सुनना है और फिर अपने विवेक से, समटाइम्स अपने इंट्यूशन से हमें चीजों को परखना है और फिर ही एक्ट करना है। दैट सेम क्वेश्चन ऑफ कलेक्ट फैक्ट, अप्लाई टैक्ट एंड देन एक्ट, रिएक्शन। मैम चेंजेस बहुत आए हैं, जैसे आपने कहा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, टेक्निक्स बदल गई हैं, टीचिंग टेक्निक्स में चेंजेस आए हैं, लेकिन बच्चों के सामने इस समय क्या चैलेंजेस हैं? बच्चों के सामने अभी बहुत चैलेंजेस हैं, बिकॉज सोशल मीडिया से बहुत ही कंपैरिजन्स होने लगे। अब बच्चों की अपनी क्षमता पे क्वेश्चंस आने उठने लगे, पेरेंट्स के एस्पिरेशंस बहुत बढ़ गए। तो जो एक प्रेशर, एक दबाव है बच्चों पे, वो बहुत ज्यादा है। अगर हम कोविड काल का ही बात कर लें तो मेजर सफरर्स हमारे स्टूडेंट्स हैं। हम कोविड को एक महामारी के रूप में हमने देखा, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि देयर वाज डिटोरिएशन ऑफ वैल्यूज हमारे बच्चों में। और वो इसलिए था कि बच्चे चार दीवारों के बीच बंद गए और उन्होंने पूरा जो वो 6-7 घंटा घर से बाहर रहते थे, एटलीस्ट उनको एक एक्सपोजर था। अब वो उसी में बहुत से टर्मोइल्स से, बहुत से फ्रस्ट्रेशन से वो गुजरते रहे। Because COVID was not happy moments, there were many sad moments in the family which has put an impact on the children. Ma'am, parents का जो contribution है towards child education, वो कैसा है? आपको क्या लगता है कि parents contribute कर रहे हैं या उनकी expectation ज़्यादातर स्कूल से है? इसमें भी चेंजेस आए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग के पेरेंट्स, हम लोग के टाइम के जनरेशन के पेरेंट्स may not, especially mothers, may not have been उतनी एजुकेटेड नहीं रही होंगी, लेकिन उन्होंने समय भरपूर दिया बिकॉज वो वर्किंग नहीं थे।
अब जो वर्किंग भी थे उन्होंने भी समय दिया। अभी का जो परिस्थिति है उसमें ज्यादातर देखा जा रहा है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, उनके पास समय का अभाव है। लेकिन समय का अभाव का ये मतलब नहीं है कि आप अगर क्वांटिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो क्वालिटी टाइम आपको देना चाहिए। प्रॉब्लम वही आती है जहां क्वालिटी टाइम नहीं है और पेरेंट्स अप्रोचेबल नहीं है बच्चे के लिए। बच्चा डरता है कि अगर हम ये ऐसा बोलेंगे तो शायद मुझे ही डांट पड़ेगी। तो ये अप्रोच जो है, अगर पेरेंट्स ने अपना थोड़ा खुला विचार रख लिया, अपने एस्पिरेशंस को नहीं थोपा, तो उन घरों में अगर हम देखें तो वो बच्चे ज्यादा अच्छा ब्लूम कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा प्रॉस्पर कर रहे हैं। बहुत सही कहा। एक पेरेंट का ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अपने बच्चे को क्वालिटी ऑफ टाइम देने की, जिसका आज के टाइम पे काफी अभाव है। मैम एक बात बताइए, एकेडमिक सक्सेस या पर्सनालिटी ओवरऑल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, विच थिंग इज इम्पोर्टेंट? अगर देखा जाए तो दोनों इम्पोर्टेंट है, बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। बट या जैसे हमने बोला KSA से आस्क, मतलब नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड से अब हो गया एटीट्यूड स्किल एंड नॉलेज। तो अगर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया है, आप में वैल्यूज, एथिक्स, क्रिटिकल थिंकिंग, जितने भी 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, अगर वो डेवलप हो गए आप में, तो ऑब्वियसली एकेडमिक्स आपका स्ट्रांग होगा। गुमराह वही बच्चा होता है या दिशाहीन वही बच्चा होता है जिसकी पर्सनालिटी में उभार नहीं आई। अगर उसके पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस है तो बाकी चीजों में ऑटोमेटिकली ही कॉन्फिडेंस आ जाती। मुझे लगता है काफी अभिभावक, काफी बच्चे हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे और उनके कई सवालों का जवाब एक प्रिंसिपल मैम खुद दे रही हैं। मैम, आज की डेट में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बच्चों को और टीचर्स को किस तरह से प्रभावित कर रही हैं? इफेक्ट्स नेगेटिव है या पॉजिटिव? मैम, दोनों पहलू होते हैं। कोई भी नया आविष्कार कर दोनों, इट्स टू पार्ट्स ऑफ बोथ फेसेस ऑफ द कॉइन। अगर हम उसकी मिसयूज करें तो इट इज अ डिमेरिट, इफ वी यूज इट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे तब वो मेरिट है। जैसे अब हम बहुत सी चीजें एक साथ पढ़ा सकते हैं क्योंकि AI के तहत वो चीजें बहुत सिंप्लीफाइड हो गई हैं। उल्टे तरफ अगर हम देखें तो रिसर्च इज ऑल्सो वेरी इजी provided we go in the correct direction. लेकिन imitating something, not giving originality should never be the sense. आप चीजों को देखिए, समझिए, अपनाइए, लेकिन उसमें अपनी क्रिएटिव ओरिजिनलिटी जरूर डालना चाहिए, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। शिक्षा का भविष्य है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइज्ड एजुकेशन, इसमें शिक्षा में क्या क्या चेंजेस हो रही है ये तो मैम ने बताया, लेकिन मैम आपसे ये भी पूछेंगे कि 24 साल की आपकी जर्नी रही, आने वाले 10 साल आप कैसे देखती हैं? शिक्षा में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? लोगों के माइंडसेट्स में चेंजेस आएंगे? जो एक चल रहा है 99% मार्क्स का, क्या इसमें भी चेंजेस आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि कोई भी चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग और उसको हम जितना जल्दी एक्सेप्ट करें उतना ही हम सक्सेसफुल होते हैं। शिक्षा में 10 साल बाद बहुत चेंजेस आएंगे, बिकॉज अभी आप समझिए NEP के बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ज्यादा प्रेशर है। समेटिव असेसमेंट हैज बीन ऑलमोस्ट डन विद। We are talking more about profile building of the children, that is portfolio, जिसमें बच्चों के अपने स्किल्स, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि उनकी वैल्यूज, उनकी स्किल्स, फिर उनकी पीयर डीलिंग, वो अपने सहपाठियों के साथ कैसी डीलिंग कर रहे हैं, व्हाट इज द कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजें और उभर के नजर आएंगी 10 सालों में।
टीचर्स तो रिप्लेस नहीं हो सकते, एआई जरूर रहेगा, मे बी मोर इम्प्रूव्ड फॉर्मेट्स में रहे, हाँ. लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन विल बी अ मस्ट, बिकॉज दैट्स द वे सेंटिमेंट्स, वैल्यूज, एथिक्स कैन बी बिल्ट इन आवर चिल्ड्रन. शिक्षा के क्षेत्र में कुछ एजुकेशनल ट्रेंड्स हैं जो मुझे लगता है 24 साल पहले भी थे और आने वाले 20-25 साल में भी रहेंगे, जैसे कि मैम होमवर्क, ये एक एजुकेशनल ट्रेंड है. आपको क्या लगता है, होमवर्क शुड बी गिवन और नॉट? और पहले की तुलना में ज्यादा हो गया है कि कम हो गया है? होमवर्क अनिवार्य है, बिकॉज बिना होमवर्क एक तरह का फीडबैक है. राइट. अगर हम उसको बर्डन की तरह लेंगे तब होमवर्क को हम इंजॉय नहीं करेंगे. जो बच्चा अपना होमवर्क इंजॉय करता है, दैट इज ही और शी अपने को ही फीडबैक देता है कि हमने जो क्लास में पढ़ा या हमने जो अपने से सेल्फ लर्निंग की, उसका मैंने क्या निचोड़ निकाला, सीखा, और उससे अगर हमने अच्छा डेवलपमेंट किया तो होमवर्क इज ऑलवेज बेनिफिशियल एंड होमवर्क शुड बी देयर. या कोपियस होमवर्क नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो रिटन ही रिटन रहे, बिकॉज उससे फिर बच्चा फिर पढ़ाई के से भागने लगेगा. हमें बच्चे को पढ़ाई से जोड़े रखना है, तो उसको स्किल बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड या लर्निंग थ्रू फन एक्टिविटीज से ही उसको होमवर्क देना चाहिए. मैम, रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं. कई बार मैंने देखा है एक पेरेंट बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देख के ही बहुत खुश हो जाते हैं, बच्चे का A+ आया है, या कभी कभी निराश हो जाते हैं उनके मार्क्स देखकर या उनके ग्रेड्स देखकर. तो क्या एक रिपोर्ट कार्ड बच्चे की वास्तविक रियल कैपेसिटी को शो करता है? नहीं, एवरी चाइल्ड यूनिक होता है. और रिपोर्ट कार्ड उसीलिए CBSE में अगर आप देखो तो HPC की आजकल बातें हो रही, दैट इज होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड. जी. अब वो रिपोर्ट कार्ड इज नॉट अ कार्ड वे आपकी एकेडमिक स्कोर्स आ रही हैं, वो एक पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वो रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें आपके बच्चे के ऑब्वियसली जितने भी मतलब अपलिफ्टमेंट्स हुई हैं, प्रोग्रेस हुई है, डेवलपमेंट हुई है ऑन लैंग्वेज, ऑन न्यूमरेसी, ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी, सारे कुछ उसमें है रिप्रेजेंटेड. उसके अलावा पेयर इन्वॉल्वमेंट भी है, एक पेरेंट का कॉलम भी है HPC में, जिसमें पेरेंट्स कैन ऑल्सो कमेंट. और रिपोर्ट कार्ड यूजुअली आइकन्स में बने हुए हैं कि द चाइल्ड इज अ बिगनर, कि वो प्रोफिशिएंट है, कि वो एक्सपर्ट है. और आइकन्स ऐसे जैसे आपने सीड लिया, एक स्मॉल प्लांट लिया और ट्री लिया, तो आप बस वो आइकन्स मार्क करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर कंपैरिजन नहीं है. तो बच्चा फिर ओवर द इयर्स जब आप उसकी प्रोफाइल पढ़ोगे कि अगर क्लास 2 में कोई बच्चा डिक्लाइन कर रहा है, तो आप उसकी UKG और क्लास 1 का पोर्टफोलियो उठा के आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि अच्छा इसमें क्या कौन सी प्रॉब्लम 2 में आई कि ये बच्चे में डिक्लाइन दिख रहा है. तो वो चूंकि इट विल बी अ डेवलपमेंटल प्रोग्रेस कार्ड. हमारी ये बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है. मैम इतने सालों से पढ़ा रही है और हम लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं. बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं. मैम, फ्यूचर में एक बच्चे को कौन से स्किल्स इम्पोर्टेंट होंगी कि जो अभी से वो डेवलप करना शुरू कर दें? मैम, बेसिकली डिजिटल लिटरेसी विल बी अ मस्ट. क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे बच्चे में. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लाइफ स्किल्स. राइट. अगर लाइफ स्किल्स आर इन प्लेस तो वो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली बच्चा में आ जाएगी. स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट हो गई हैं, कुछ ऐसी जैसे मैम ने कहा डिजिटल लिटरेसी. एक बच्चे के पास डिजिटल टेक्निक्स उसके पास होनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए. अब मैम से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो थॉट प्रोसेस
पता चले कि आने वाले कुछ सालों में कैसा होने वाला है। मैम, अगर आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव जरूरी है जो समय की मांग है, होना चाहिए? क्रैमिंग, नोट मेमोराइजेशन, क्रेविंग फॉर मार्क्स। हर बच्चा चाहता है कि मुझे 99% मिले। हाँ। वो एक बहुत मोमेंटरी खुशी होती है। Right. लेकिन अगर जो भी मार्क्स आप पाए हैं, अगर आपने उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया है, आप किसी चीजों के जड़ तक पहुंचे हैं, तो शायद आप ज्यादा कामयाब हुए। बिल्कुल। ये चेंज आना बहुत जरूरी है। और ये होड़ कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, ये पेरेंट्स के एस्पिरेशंस को बच्चों पे डालना, ये एकदम हटना चाहिए। बिकॉज बच्चों में वो पोटेंशियल होना चाहिए। अब तो हम साइलोज से इवन स्ट्रीम्स को हटा रहे हैं। सीबीएसई ने हटाया हुआ है। हमारे कैंपस में अगर आप देखो, गोयल कैंपस में हम 19 सब्जेक्ट चलाते हैं। अगर कथक में 2 बच्चे हैं तभी भी हम क्लास चलाते हैं, इसलिए कि अगर आपका पोटेंशियल किसी दिशा में है और आपको वो दिशा मिल जाए तो आप खुद सोचो आप क्या मिरेकल कर रहे हैं। अगर आपको हिस्ट्री नहीं पसंद है और आपको जबरदस्ती ह्यूमैनिटीज दे दिया गया, तो ऑब्वियसली आप परफॉर्म नहीं करोगे। तो दिस चेंज कि आप हिस्ट्री के साथ मैथ्स भी लीजिए, कथक भी लीजिए, डेटा साइंस भी लीजिए, देयर इज नो कोर सब्जेक्ट, तो बच्चा विल बी फार मोर डेवलप्ड। और फिर उसके पास इन फ्यूचर प्लान ए भी रहेगा, प्लान बी भी। वो डिसइल्यूजन नहीं होगा अगर उसका प्लान ए फेल हो, उसके पास रेडी प्लान बी भी रहेगा फॉर हिज करियर चॉइस। जो बातें मैम बता रही हैं, मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हम आदर्श विद्यालय पे ज्यादातर ऐसे लिखते थे, निबंध लिखते थे। अगर यही बातें जो मैम ने बताई हैं, अगर हर स्कूल इसको अडॉप्ट कर ले या अपने स्कूल में लगाए, तो हर विद्यालय, हर स्कूल एक आदर्श विद्यालय बन सकता है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कुछ मैम से उनके कुछ पर्सनल सवाल। मैम, जब आप स्कूल में थे, कोई ऐसी चीज जो आप चाहेंगे कि उस समय भी होनी चाहिए थी, जो आज है और हमारे टाइम पे नहीं था? मैम, स्कूल में भी और कॉलेज में भी, इनफैक्ट जब मैं पीएचडी कर रही थी तभी भी मैंने एक बेसिक कमी जो आज के कंपैरिजन में अगर हम देखें कि हम लोग को बहुत रिसर्च करना पड़ता था, हमें लाइब्रेरी में बैठना पड़ता था। हम कलकत्ता में पले बढ़े तो हम ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में भी जाते थे। हमारा इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट था तो हमें थरा रीडिंग करनी पड़ती थी और उसके लिए हमें खोज बहुत करना पड़ता था। राइट। तो जो शोध का विषय होता था उसके लिए मेहनत हमारे पास एक्चुअली बहुत ज्यादा हम करते थे और हमें उसके जो रिवॉर्ड्स मिलते थे वो बहुत कम होते थे। ये अब बहुत इजी हो गया है एआई के थ्रू। अब चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, गूगल है, आप कहीं भी चीजों को डालिए तो आपको थरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जिससे आप थोड़े से चयन करके निकाल के अपने ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ों की कमी जरूर, और रिसर्च के टाइम में मुझे ज़्यादा लगा। इनफैक्ट आई गिव फुल क्रेडिट टू माय गाइड, क्योंकि जब मैंने रिसर्च पीएचडी सबमिट किया तो उस पीएचडी वाइवा में मैंने कहा, सर मैंने रिसर्च नहीं किया, आई डिड रिसर्च ऑफ माई सेल्फ। मतलब मुझे मालूम नहीं था कि मेरे में वो कैपेसिटी थी कि मैंने ये चीज़ों को लिख लिया। शायद ये सुविधाएं रहती तो जो मैंने रिसर्च रिकॉर्ड टाइम में आई थिंक 1 year 3 months में सबमिट कर दिया था। एंड इफ आई हैड दीज पॉसिबल रिसोर्सेज, हमारे ख्याल से मैं और जल्दी कर लेती और शायद और सुंदर कर लेती। बट या वी शुड नॉट टेक एनी अनफेयर मीन्स, हमें उसको बहुत ही एथिकली यूज करना चाहिए। ये बातों का सिलसिला बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी हमने बातें की एकेडमिक, स्कूल को लेकर, स्कूलों में क्या क्या सुधार हो सकता है।
इसी का ही हम एक और इंटरेस्टिंग इसको बना सकते हैं। बात करते हैं विद्यालय की, तो बात की, अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थी, एक स्टूडेंट, पहले तो मैम आप ये बताइए एज ए प्रिंसिपल, आपकी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंजिंग टाइम आया, कोई चैलेंजिंग डिसीजन लेना पड़ा? प्लीज। यस, जो हमने अपना स्टार्ट किया था भारतीय विद्या भवन्स में 2002 में, और वो गोरखपुर में एक फ्रेंचाइजी खुला था, और उनका जो हेडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनको वो स्कूल बंद करना था बिकॉज ही वॉज नॉट फ्रॉम गोरखपुर, वो आउट स्टेशन रहते थे, सारा मैं ही मैनेज करती थी। अब उन्होंने क्लास 8th में, जब मैं एफिलिएशन के लिए अप्लाई करूंगी, उस समय ये डिसीजन हुआ कि स्कूल बंद करना है। तो उस समय मेरे पास ऑलमोस्ट करीबन 700 कुछ बच्चे थे, 736 या ऐसे बच्चे थे। अब स्कूल बंद करना वाज जस्ट अ डिक्लेरेशन। अब उस बच्चों का फ्यूचर देखूं, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस देखूं, तो मैं थोड़ा परेशान थी, लेकिन अब एड्रेस तो पेरेंट्स को करना ही था। तो मैंने सारे पेरेंट्स को एक ओपन मीटिंग में एड्रेस किया, एंड लोगों को घर में भी लोगों को ये डर था कि पेरेंट्स रिटेलिएट कर सकते हैं, बहुत से रिफ्यूजल्स भी आएंगे, बहुत से सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट्स भी आएंगे, तो ये तुम कैसे मैनेज करोगे। लेकिन उस दिन पता नहीं वो हमारे ऊपर वाले की ताकत थी कि मैंने उनको एड्रेस किया, किसी की नाराजगी नहीं हुई, और मुझे एक जॉब ऑफर था फ्रॉम अ स्कूल इन गोरखपुर, संस्कृति स्कूल था, संस्कृति स्कूल। उनके चेयरमैन ने कहा कि नहीं, आप ही को प्रिंसिपल बनना है। तो मैंने बस उनको एक क्लॉज दिया था कि मैं ज्वाइन तो करूंगी, आप सैलरी मुझे कुछ भी देना, लेकिन मेरे ये बच्चे विदाउट एनी एडमिशन फीस जाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, बिकॉज उनको वो एडमिशन्स भी मिलते, एंड देन आई एड्रेस्ड माय पेरेंट्स, हमने उनको बोला। तो एक टाइम था जो बहुत अंधेरा था, लेकिन ये एक लाइट का मोमेंट आया, एंड आप विश्वास नहीं करोगे, उस समय मेरे साथ 300 कुछ बच्चे, जो प्री प्राइमरी था वो ऑब्वियसली नहीं जा सकता था बिकॉज स्कूल बहुत दूर था, जो नया स्कूल था, जस्ट ऑपोजिट साइड ऑफ द सिटी। तो जितने 300 कुछ बच्चे थे वो मेरे साथ, और कुछ टीचर्स मेरे साथ, वो नए संस्था में मेरे साथ जुड़ गए। तो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ। एंड वो IIM लखनऊ में एक CBSE कॉन्फ्रेंस हुआ था, IIT एंड IIM के कॉम्बिनेशन में, तो उसमें उन्होंने इस केस स्टडी को ले भी लिया था, और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, बट हाँ, सॉल्व हो गया सिचुएशन, एंड नाउ माय फर्स्ट बैच इज वेल प्लेस्ड। चुनौतियां जीवन में होनी चाहिए, इसी से हमें हमारे विवेक का पता चलता है, हमारी डिसीजन मेकिंग का पता चलता है। बात वहीं पे आ जाती है, एक प्रिंसिपल मैम से अगर बात करें तो बात होती है विद्यार्थियों की। मैम, आपका इतना लंबा सफर, आज की डेट में बच्चों में तनाव, चिंता, डिप्रेशन या एक और एलिमेंट भी बच्चों में आ गया है, पीयर प्रेशर, फिर इन सब में बच्चे किस तरह से डील करें, इस बारे में बताइए। इसके लिए आपके पीयर एजुकेटर्स होने चाहिए हर स्कूल में, हमारे स्कूल में भी है, जिसमें आपको उन बच्चों को सुनना चाहिए, बिकॉज बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं आजकल के बच्चों के लाइफ में, बिकॉज उनकी सोशल मीडिया कनेक्ट बहुत स्ट्रांग होती है जी। तो उसमें ईगो क्लैशेस एंड मेनी, जो उसको कहते हैं ईगो से रिलेटेड इश्यूज क्रॉप अप करते हैं, जो बच्चे शायद शेयर नहीं कर पाते हैं। तो एक कॉन्फिडेंट बच्चे के लाइफ में जरूर होना चाहिए, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे पेरेंट हो। अगर वो बातें करेगा
तो उसकी स्ट्रेस लेवल्स, उसकी डिप्रेशंस, उसकी फ्रस्ट्रेशंस अपने आप कम होंगी। काउंसलर्स के पास वो एक ट्रेनिंग होती है कि वो उन चीजों को निकाल पाते हैं। तो हर स्कूल में एक काउंसलर तो अनिवार्य है, और हर स्कूल प्रिंसिपल ये जरूर करती हैं कि बच्चे काउंसलर से रेगुलरली मिले। जो भी बच्चों को प्रॉब्लम्स हो उनको ये फ्रीडम हो कि वो उस काउंसलर को अप्रोच कर पाए। समटाइम्स प्रिंसिपल्स आर आल्सो गुड काउंसलर्स। आई हैव आल्सो काउंसल्ड मेनी स्टूडेंट्स एंड बॉट देम बैक टू ट्रैक। एक समय था हमने कभी पेरेंटिंग शब्द भी नहीं सुना था। बच्चों में बढ़ते हुए तनाव, चिंता, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण अब पेरेंटिंग नहीं, जेंडर पेरेंटिंग एक शब्द सुनाई देने लगा है। तो क्या वो उचित है? आजकल जो है इट्स मोर ऑफ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, राइट? बिकॉज आप बच्चे को छोड़ते ही नहीं हो। आप बच्चे को वो फ्रीडम ही नहीं दे रहे हो कि वो चीजों को, चैलेंजेस को अपने हिसाब से फेस करे और उनको फाइट आउट करे। आप जैसे ओशो के एक बहुत ब्यूटीफुल लाइंस है कि आप अपनी उंगली दो पकड़ने के लिए, आप उनके क्रचेस मत बनो, बैसाखी मत बनो। अगर आप बैसाखी बने रहोगे तो बच्चा हमेशा डिपेंडेंट रहेगा। दूसरा जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के जनरेशन के पेरेंट्स का, कि बच्चों ने डिनायल सीखा ही नहीं है। वो उन्होंने किसी चीज पे उंगली रख दिया तो माँ बाप ने वो पूरा कर दिया। हर इच्छा को भी पूरा करना is very wrong for the development of the child. The child should know denial. उसीलिए जब उसे लॉस होती है या वो फेल करता है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। We have to teach them the acceptance of denial. Then only they will be a sort of progressive in their life. मैम, पेरेंट्स अपने बच्चों की हर डिजायर पूरी कर रहे हैं, कितना सही है? कर रहे हैं। आजकल आप छोटा सा बच्चा देखो कि वो स्क्रीन टाइम कितना है। पेरेंट्स अगर कहीं कोई गेस्ट आ गए तो बच्चे के पास मोबाइल है, वो चुपचाप एक कोने में बैठ के मोबाइल पे कुछ भी कर रहा है। एंड पेरेंट्स आर बिजी इन देयर ओन वर्क। सो दिस इज समथिंग विच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को चुप कराने के लिए आपको मोबाइल देना पड़े तो फिर बच्चे ने क्या सीखा? उसने वो वैल्यू तो सीखा ही नहीं कि गेस्ट आए हैं तो मेरी बिहेवियर कैसी होनी चाहिए। उसने ये जाना कि इफ आई थ्रो टैंट्रम्स आई एम एक्सेप्टेड, माई विशेस आर फुलफिल। तो ये तरीका बहुत गलत है। पेरेंट्स और टीचर्स, इनके बीच में तालमेल कैसे बना? मैम, उनके इंटरेक्शन लेवल्स, पीटीएम एक बहुत छोटा सोर्स है टू कीप देम इन इंटरेक्शन। बहुत से चीजें किए जा सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ हम करते हैं वॉर्डशिप वर्सेस गार्डशिप प्रोग्राम, जिसमें पेरेंट्स फ्रॉम नेबरिंग सोसाइटीज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको इट्स अ कॉफी विद द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स। तो उसमें वो ओपन हाउस टाइप का है कि दे कैन आस्क एनीथिंग एंड हम लोग उनके क्वेरीज को सेटिस्फाई करते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पेरेंट्स लाइब्रेरी सिस्टम भी है फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ। यही बातों का सिलसिला और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मैम, एक बात बताइए, कभी ऐसा समय आया कि आपको लगा आप हार मान लेनी चाहिए, बस मैं थक गई? ये भवन्स वाला जो हमने बताया, उसके अलावा एक बार जब मैं सिटी कोऑर्डिनेटर थी गोरखपुर में, तो कोई एक फेज आया था मेरे उस स्कूल में। मैं नाम नहीं ले रही हूँ अभी स्कूल का, बिकॉज वो गलत होगा, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा। कुछ सिचुएशंस ऐसे बन गए और वो मेरी बेबी थी वो स्कूल, और बिकॉज हमने बताया मैं 4 स्कूल्स की फाउंडर प्रिंसिपल रह चुकी हूँ, और वो डिसीजन ऐसा था कि बहुत महत्वपूर्ण था लेकिन बहुत कठिन था, लेकिन मैंने छोड़ा। स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में मैंने छोड़ा, और बोर्ड के बच्चों के बाद सारी अपने दायित्वों को पूरा करने के बाद मैंने उसको छोड़ा। और उस समय मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो इट वाज समवेयर कनेक्टेड, यू नो, दैट सॉरो और वो सब कुछ लेकर।
तो उस समय जब मैं बैठी थी तो मैंने देखा कि दुनिया उतनी भी खराब नहीं है, बिकॉज उस समय मुझे ऐसे लोगों ने अप्रोच किया। उस समय मुझे एक जेपी, जिसको नाम लेना चाहिए, व्हेन यू प्रेज यू शुड ऑलवेज नेम, जेपी एजुकेशन एकेडमी के सलील थे, जिन्होंने कहा मैम 9 साल आपका इंतजार किया हूँ, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। मैंने प्रिंसिपल नहीं रखा और मैं ही देखता रहा हूँ और अब आपको आना पड़ेगा। तो मैं फैजाबाद चली गई थी, अपने हस्बैंड की पोस्टिंग थी वहाँ पे, तो फिर मैं वहाँ से वापस गई। तो दैट वाज अ टर्निंग time of my life because I had given many years और CBSE कोऑर्डिनेटर भी थी, सब थी, लेकिन मैंने सब छोड़ा था। तो इट वाज चैलेंजिंग। तो मुझे लगा था कि शायद अब मैं कर ही नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर ऊपर वाले की मर्जी थी, मैं फिर खड़ी हुई और फिर मैंने सेम नैया को आगे लेकर। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको प्रभावित किया हो, एक अमिट छाप छोड़ दी? मेरे दोनों फादर्स, मेरे फादर और मेरे फादर इन लॉ हैव बीन द इंस्पिरेशन ऑफ माय लाइफ। जो मेरी आज इंग्लिश है, इट इज माय फादर्स एंड माय ब्रदर्स, यू नो, उनकी देन है। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि घर में भी इंग्लिश बोलो तभी फ्लुएंसी आएगी। और कलकत्ता में पले बड़े थे तो हम लोग को बंगाली बैकग्राउंड्स ज्यादा थे, तो हम लोग बंगाली बोलते थे, इंग्लिश बोलते थे, हिंदी थोड़ा कम बोलते थे और इंग्लिश इसी में इम्प्रूव होती गई। मेरे भैया जानबूझ के मुझे लंबे समय तक वोकैबुलरी गेम्स खिलाते थे और जानबूझ के हारते थे कि मेरे में कॉन्फिडेंस बने। तो एंड माय फादर इन लॉ जो वाइस चांसलर है लखनऊ यूनिवर्सिटी के, उनसे फैमिली में बाकी लोग शायद डरते थे, लेकिन वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे आफ्टर मैरिज। सो दीज हैव बीन द इंस्पिरेशन ऑफ माय लाइफ एंड मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, व्हाटएवर आई हैव लर्न टुडे, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दोस पीपल। जहाँ तक मैं मैम को पर्सनली जानती हूँ, एक आदर्श गृहिणी और एक आदर्श माँ। मैम, कभी ऐसा लगा, आपकी बेटी डॉक्टर हैं, तो कभी ऐसा लगा कि बेटी के करियर के लिए मैं अपना करियर त्याग दूं, छोड़ दूं? लगा, बहुत बार लगा, लेकिन माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव बिकॉज हमारे एजुकेशनिस्ट फैमिली के थे। फैमिली में माय फादर इन लॉ वाज इनटू एजुकेशन फॉर लॉन्ग टाइम एंड हमारे हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव। वो हर जगह जहाँ शायद मैं हार जाती थी वो मेरा हाथ थाम लेते थे। और फिर जब मेरी बेटी बड़ी होने लगी, शी वाज द मोस्ट सपोर्टिव चाइल्ड। आज की डेट पे भी शी इज वेरी सेंसिटिव एंड शी अंडरस्टैंड्स मी थ्रू एंड थ्रू। सो द जर्नी वाज नेवर डिफिकल्ट। आई लर्न कि मुझे प्रायोरिटाइज करना है चीज़ों को, बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया दोनों का सामंजस्य लेके चलना है, तभी हम कामयाब होंगे। और द जर्नी हैज बीन वेरी ब्यूटीफुल एंड रिच लर्निंग एक्सपीरियंस। हजारों बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते जब अपना बच्चा भी एक सफलता की डगर पे चलता है, तो माँ होने के नाते बहुत प्राउड मोमेंट होता है। वही गर्व आज मैं मैम के चेहरे पे भी देख रही हूँ। मैम, कोई ऐसा छात्र जिसने आपको मोटिवेट किया हो, प्रेरित किया हो, प्लीज बताएं। ऐसे बहुत से छात्र थे जो फर्स्ट बैच में, अगर हम कहें तो एक बच्चा था क्लास 8 में एंट्रेंस के लिए आया था, गांव से आया था, तो उसको इंग्लिश की फ्लुएंसी नहीं थी, तो ही डिडंट पास द एंट्रेंस टेस्ट। तब मैं संस्कृति में थी। ऑब्वियसली एडमिशन फिर नहीं ले सकते क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट नहीं पास है, लेकिन उस बच्चे में कॉन्फिडेंस इतनी थी कि वो मेरे पास चल के आया एंड ही सेड इन टूटे टूटे इंग्लिश में बोला कि आई डू। तो हमने बोला क्या करोगे?
सो ही बिकेम अ लिटिल इजी, क्योंकि मैंने हिंदी में बोला तो जी। वो फिर बोला कि मैं करूँगा और मैं दिखा दूंगा करके। और तो वो क्लास 8 में था, जी। तो चांस था कि हमारे पास टाइम था। हमने बोला एक शर्त है कि तुम रोज मेरा दिया हुआ काम इंग्लिश का करोगे ताकि तुम्हारी इंग्लिश इम्प्रूव हो। और मैं अगर 4 बजे जाती या 5 बजे जाती, वो मेरे रूम के बाहर एक सोफा था, विजिटिंग एरिया, उसमें बैठा, वो हॉस्टल में था, अच्छा। बैठा मेरा काम करना करके मुझे हाँ। चेक करा के तभी वो जाता था। और एवरी डे का ये चीज था। एंड दैट बच्चा, ही वाज 10th जी। टॉपर, क्लास 12 टॉपर, आज वो कमीशन्ड एयरफोर्स ऑफिसर है। एक ये बच्चा। दूसरा बच्चा था जो क्लास 1 तक बोला ही नहीं। अच्छा। उसने सिंथेसाइजर इंडिविजुअल बजाया एक एनुअल फंक्शन में, उससे उसकी कॉन्फिडेंस बूस्ट इतनी हुई। अगेन ही वाज अ 10th टॉपर, 12th टॉपर, IIT खड़गपुर अरे वाह। and management, and now he writes lovely blogs and he's traveling all over the world. बस 15 दिन इंडिया में रहता है, मंथ के 15 दिन बाहर ही रहता है। और these all children are in connect with me till date, and ये भावुक मोमेंट्स हैं जो कुछ हम लर्न करते हैं सबसे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको हमने एज ए प्लांट देखा होता है। जब वो एक पेड़ का रूप धारण करते हैं, वृक्ष बनते हैं, तो माँ बाप के बाद एक टीचर ही होती है जिसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और खुशी के साथ साथ गर्व भी एक टीचर ही महसूस करती है। मैम, परिवार और काम दोनों के बीच में कैसे बैलेंस करती हैं? प्रायोरिटाइज करना होता है कि घर के कौन से काम बहुत जरूरी हैं, उनको समय दें, लोगों को समय दें, और क्वालिटी टाइम दें। क्वांटिटी टाइम, बिकॉज अगर हम बाहर निकल गए हैं, हमारे पास क्वांटिटी टाइम तो नहीं होता है, लेकिन क्वालिटी टाइम दें तो बाकी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। और अगर ऑफिशियल और प्रोफेशनल स्पेस पे देखें तो उसमें भी हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, डेलीगेट करना पड़ता है। Right. सब काम हम अगर खुद से करेंगे तो हम सैचुरेट हो जाएंगे। हमें सही तरीके से उसको डेलीगेट करना चाहिए, और हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हम खुद का फीडबैक लेकर उसको इम्प्रूव करते रहे, हर साल उसको इम्प्रूव करते रहे। तो आई थिंक द जर्नी टाइम मैनेजमेंट, ये बातों का सिलसिला बहुत ही रोचक होता जा रहा है, लेकिन समय की मांग है कि हमें इसको थोड़ा सा विराम देना पड़ेगा। मुझे लगता है एक सेकंड एपिसोड बनाना पड़ेगा। तो जल्दी ही मिलेंगे अपने सेकंड एपिसोड में। मैम, आप यहाँ आए और अपना कीमती समय हमें दिया, हम बहुत आभारी हैं आपके। थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच।